प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय गुप्ता पुनः एक बार आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे ओवेन के संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। जैसा आपको इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ओवेन का संपूर्ण संसाधनों का वर्गीकरण यहाँ दिखाया गया है। ओवेन ने 1971 के अंतर्गत पारिस्थितिकी संदर्भ में अपना संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें संसाधनों को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत किया: अक्षयशील संसाधन और क्षयशील संसाधन। अक्षयशील संसाधन से हमारा तात्पर्य वे सभी पदार्थ, तत्व या संसाधन जिनके निरंतर उपयोग करने से उनका विनाश नहीं होता हो, उनका क्षय नहीं होता हो, उनकी मात्रा और परिमाण में किसी प्रकार की कमी नहीं होती हो, वो सभी संसाधन अक्षयशील संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, वायुमंडल के अंतर्गत वायु एवं गैसें, ये सभी अक्षयशील संसाधन हैं। इनके उपयोग से इनकी मात्रा में, परिमाण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा क्षयशील संसाधन है। क्षयशील से तात्पर्य यानी कि वे संसाधन या तत्व या पदार्थ जिनका उपयोग करने से उनका विनाश होता हो, उनकी मात्रा में कमी आती हो, वो कम होते हों या विलुप्त होने की स्थिति में आ जाते हों, ऐसे सभी संसाधन क्षयशील संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए लोहा, कोयला, पेट्रोल, सभी प्रकार के खनिज और शक्ति के संसाधन, सभी प्रकार के जीव जंतु एवं वनस्पति, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग करने से उनमें निरंतर कमी आती है और उनका क्षय, विनाश होता है और वो समाप्त या लुप्त होने की स्थिति में भी आ सकते हैं। इन दोनों ही वर्गीकरणों को ओवेन ने पुनः वर्गीकृत किया है। अक्षयशील संसाधनों को ओवेन ने पुनः दो भागों में बांटा है: अपरिवर्तनीय इम्यूटेबल और दुष्प्रयोजनीय मिसयूजेबल। अपरिवर्तनीय और दुष्प्रयोजनीय दोनों ही ऐसे तत्व हैं जिनका मानव के उपयोग करने से उनकी समाप्ति नहीं होती है, वो सनातन है, निरंतर पृथ्वी पर रहते हैं। लेकिन अपरिवर्तनीय तो जो है उनमें ऐसे हैं जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन मानव के उपयोग से नहीं होता। जबकि दुष्प्रयोजनीय के अंतर्गत वो पदार्थ आते हैं, वो तत्व आते हैं जिनके उपयोग करने से उनके मात्रा में, परिमाण में किसी प्रकार की कमी आने की संभावनाएं रहती हों, उनकी क्वालिटी में डिग्रेडेशन होने की संभावनाएं रहती हों। उदाहरण के लिए मानिए कि जल संसाधन जो है एक सनातन संसाधन है, अक्षयशील संसाधन है, पृथ्वी पर उपलब्ध है, उनके परिमाण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जल संसाधन के अंतर्गत भी अगर हम भूमिगत जल की बात करें, हम सतही जल की बात करें, मीठे जल क्षेत्रों की अगर बात करें, तो भूमिगत जल के निरंतर उपयोग से उनमें कमी आती है। तो मिसयूजेबल या दुष्प्रयोजनीय के अंतर्गत वो अक्षयशील पदार्थ आते हैं, वो संसाधन आते हैं जिनके उपयोग करने से उनमें कमी होने की संभावनाएं रहती हैं। क्षयशील संसाधनों को पुनः ओवेन ने दो भागों में बांटा है: नंबर 1 मेंटेनेबल और दूसरा अनमेंटेनेबल, यानी कि परीक्षणीय और अपरीक्षणीय। परीक्षणीय से तात्पर्य है, मेंटेनेबल से हमारा तात्पर्य है साधन जिनको हम पुनः मेंटेन कर सकते हैं, जिनको हम बनाए रख सकते हैं, उपयोग होने के बाद भी उनको हम बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के लिए मानिए कि हम अपने घरेलू कार्यों के लिए वन संसाधनों का विनाश करते हैं या उनको काटते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, तो हम उनको पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं। नए वृक्षारोपण करके, पेड़ लगा करके हम उनकी जगह सब्स्टिट्यूट के रूप में उसको मेंटेन कर सकते हैं, वापस से बनाए रख सकते हैं। और उदाहरण के रूप में मानिए कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है, बार बार उसमें फसल पैदा करने से उसमें कमी आती है, हम उसको जो है खाद का प्रयोग करके उसकी उपजाऊ क्षमता या उसकी उर्वरता को मेंटेन कर सकते हैं। वहीं दूसरे क्षयशील संसाधनों में वो आते हैं जो अक्षरणीय है, अपरिक्षणीय है, नॉन मेंटेनेबल है, जिनको हम मेंटेन नहीं कर सकते। और इस
नॉन मेंटेनेबल में अधिकांशतः आपके प्रकार के खनिज संसाधनों को इसमें शामिल किया जाता है। कोयला भूगर्भ से निकाल लिया, दोबारा नहीं बन सकता। पेट्रोल निकाल लिया, दोबारा नहीं बन सकता। लोहा जो है पदार्थ आपने निकाल लिया, दोबारा जो है भूगर्भ में नहीं बन सकता। तो ये सारे नॉन मेंटेनेबल के अंतर्गत आते हैं, चाहे शक्ति संसाधन हो, चाहे खनिज संसाधन हो, सभी नॉन मेंटेनेबल या अपरीक्षणीय संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। ओवेन ने अपने इन परीक्षणीय और अपरीक्षणीय संसाधनों को भी पुनः दो वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1 परीक्षणीय संसाधन, उनको भी 2 भागों में बांटा है, पुनर्नवीकरणीय और अनवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। मेंटेनेबल संसाधन जिनको हम मेंटेन कर सकते हैं वो भी 2 तरह के हो गए। रिन्यूएबल जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पेड़ की जगह पेड़ लगा करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में उर्वरता डाल करके, खाद बीजों का प्रयोग करके उसकी उर्वरता शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं। वो आते हैं जिनका हम पुनर्नवीकरण नहीं कर सकते, दोबारा उसको मेंटेन नहीं कर सकते। इसमें समस्त प्रकार के जीव जंतु इसके अंतर्गत आते हैं और इसमें बहुत सारी प्रजातियां तो हमारे जो है लुप्त हो चुकी हैं, बाकी अनेक प्रजातियां लुप्त होने के इंडेंजरस स्टेज के अंतर्गत हैं, जिनको बचाने के लिए बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य वगैरह जो है विकसित किए जाते हैं। तो जो मेंटेनेबल है उनमें भी 2 तरह के हो गए, मेंटेनेबल के भी पुनर्नवीकरणीय, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और जिनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। इसी तरह नॉन मेंटेनेबल जो संसाधन है उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पुनः प्रयोज्य और पुनः अप्रयोज्य, रीयूजेबल और नॉन रीयूजेबल। रीयूजेबल का हमारा तात्पर्य बार बार प्रयोग में ला सकते प्रकार के धात्विक पदार्थ में आते हैं। लोहा है उसको रीयूज किया जा सकता है, साइकिल किया जा सकता है। लोहा में जंग लग गई, गलन पैदा हो गई, वापस फैक्ट्री में भेज करके उसको गला करके वापस से लोहा बन सकता है, तांबे से तांबा बन सकता है, सिल्वर से सिल्वर बन सकता है। जितने भी धात्विक खनिज हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आपके पुनः प्रयोज्य यानी कि रीयूजेबल में आते हैं, और दूसरे आते हैं नॉन रीयूजेबल, यानी कि वे संसाधन जिनको पुनः यूज नहीं किया जा सकता, जिनका केवल एक बार ही प्रयोग होता है और एक बार प्रयोग होने के बाद वो सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोल। कोयला को एक बार जलाइए, उससे जल विद्युत उससे प्राप्त कीजिए, जला करके ऊर्जा प्राप्त कीजिए, और जलने के बाद कोयला दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। पेट्रोल को एक बार जल गया तो उसके बाद वो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए ओवेन ने अपना ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है, जो यहाँ इस स्क्रीन के ऊपर नीचे दिखाया गया है। 2 प्रकार का है, क्षयशील और अक्षयशील। क्षयशील के अंतर्गत परीक्षणीय और अपरीक्षणीय यानी कि मेंटेनेबल और नॉन मेंटेनेबल। मेंटेनेंस के भी 2 भाग किए गए हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, और नॉन मेंटेनेबल के भी 2 भाग किए गए हैं, यूजेबल और रीयूजेबल। रीयूजेबल और नॉन रीयूजेबल। इसी तरह अक्षयशील संसाधनों के 2 भाग किए गए हैं, अपरिवर्तनीय जिनमें मानव के प्रयोग से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, और दुष्प्रयोजनीय यानी कि जिनके मानव के प्रयोग होने से उनकी मात्रा में प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन उनकी क्वालिटी में प्रभाव पड़ता है, उनकी गुणात्मक पक्ष प्रभावित होता है। तो इस तरह ओवेन ने ये संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। अब जितने भी संसाधन इस पृथ्वी के धरातल पर उपलब्ध हैं, जिनको मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति योग्य बना रहा है, स्वयं अपनी कार्य सिद्ध करने की क्षमता योग्य बना रहा है, वो सारे के सारे संसाधनों का मनुष्य 3 रूपों में ही उपयोग करता है। मानव के द्वारा जितने भी संसाधन इस पृथ्वी पर हैं उनको मानव 3 रूपों में उपयोग करता है, या तो उसको भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग करता है, या कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, या शक्ति साधन के रूप में उपयोग करता है। भोज्य पदार्थ के रूप में प्रकृति से सीधे वनस्पति पदार्थ जो कंद मूल फल एकत्रित होते हैं वो सीधे। भोज्य पदार्थ के रूप में कृषि से जितने भी पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको भोज्य पदार्थ के रूप में काम में लेता है। या जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे के सारे, चाहे वो सामुद्रिक जीव हो चाहे पृथ्वी के धरातल पर पाए जाने वाले जीव हों,
सभी को मनुष्य जो है भोज्य पदार्थ के रूप में काम में लेता है। दूसरे हैं कच्चे माल के रूप में। मानव चाहे वन से प्राप्त हो, चाहे कृषि से प्राप्त हो, चाहे जीव जंतुओं या खनिज पदार्थों से प्राप्त हो, ये सारे के सारे संसाधनों का मानव कच्चे माल के रूप में प्रयोग लेता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक वनस्पति की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत हम एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण के लिए कि वन क्षेत्र से मानव कोई भी चीज़ एकत्रित करके लाता है तो उसको वो कच्चे पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है। इंडस्ट्रीज के अंतर्गत ले जाकर के उसको प्रोसेस करके उसे तैयार माल बनाया जाता है। दूसरा, जीव जंतुओं से। जीव जंतुओं को भोज्य पदार्थ के रूप में भी लेता है, कच्चे माल के रूप में भी उपयोग में लिया जाता है। उदाहरण के लिए मानिएगा कि पशु की जो खाल है उस खाल को जूता उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही कृषि से पदार्थ प्राप्त होते हैं। कृषि से हम गेहूं पैदा करते हैं, चावल खाने के काम में लेता है। साथ ही साथ जो है गेहूं से जो है आटा तैयार होता है, आटे से ब्रेड तैयार होती है, ब्रेड से आटे से बहुत सारी अन्य वस्तुएं तैयार होती हैं। तो वो इस तरह से ये कृषि से पदार्थ जो प्राप्त हो रहा है वो कच्चे माल के रूप में विभिन्न उद्योगों में काम में लिया जाता है। और तीसरा उपयोग है संसाधनों का शक्ति साधन के रूप में। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, वन से प्राप्त लकड़ी, सभी मानव अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए, उद्योगों के में उपयोग के लिए शक्ति साधन के रूप में उनका प्रयोग करता है। तो इस तरह से चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे ज्वारीय ऊर्जा हो, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे हमारी जल ऊर्जा हो, ये जितने भी शक्ति पदार्थ हैं, साधन हैं, उनको शक्ति साधन के रूप में प्रयोग लेता है और उससे उद्योग धंधे और आदि सब चलाता है। तो इस तरह से संसाधनों का उपयोग मानव भोज्य पदार्थ के रूप में सीधे कंज्यूम करने के लिए काम में लेता है, या विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम में लेता है, या उन उद्योगों को चलाने के लिए उन संसाधनों को में काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार जितने भी संसाधन हैं वो संसाधन 3 रूपों में मानव के द्वारा प्रयोग में लिए जाते हैं। तो ये संसाधनों का ओवेन का वर्गीकरण और संसाधनों का मानव द्वारा मोटे रूप में किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, यहाँ पर इसमें चर्चा की गई है। और इस तरह से ये संसाधन की अवधारणा और संसाधनों का वर्गीकरण दोनों को मिलाकर के ये पूरा कंप्लीट चैप्टर होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।